हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। और आज का टाइटल आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा कि आज का टाइटल जो है वो अपने आप में आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। क्लास 11th में जब आप पढ़ रहे थे तो शुरू शुरू में आप में बहुत जोश था। स्टार्टिंग के 1-2 महीने तो आपको लग रहा था कि बस अब तो फोड़ देंगे, लेकिन समय के साथ साथ आपकी कंसिस्टेंसी लूज होती गई और आपका 11th खराब हो गया, ऐसा आपको लगता है। जबकि सही मायने में आपका 11th खराब नहीं हुआ है। बस ये है कि आपने उतनी मेहनत नहीं की, अपनी तरफ से उतने एफर्ट नहीं डाले जितने आपको डालने चाहिए थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका 11th पूरा ही खराब हो गया है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि अभी आपके पास समय है और आप 12th में पूरी जोर लगा के, पूरा दम लगा के सिलेक्ट हो सकते हो। अभी भी जो भी आपका गोल है आप उसको अचीव कर सकते हो। आपका गोल जेई हो, आपका गोल नीट हो या कोई अदर एग्जाम हो, आप अभी भी अचीव कर सकते हो। बस आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि हम आगे किस तरीके से चलें। 12th में हमें बोर्ड में अच्छा स्कोर करना है, कैसे हम स्कोर करें। 11th के पीछे की जो चीजें छूट गई हैं, जो आपको लगता है कि खराब हो गई हैं, वो एक्चुअल में खराब नहीं थी, वो मैं बताऊंगा आपको। शुरू करें फिर? तो जरा ध्यान से सुनिएगा बात को। सबसे पहली बात तो ये है, थोड़ा लिख लिख के समझाने की आदत है, मास्टर आदमी है ना, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि 11th में ऐसा क्या हुआ आपके साथ कि आपको ऐसा फील आने लगा। सबसे पहली बात जब आप 10th क्लास में थे तो 10th क्लास में आपका जो सिलेबस था वो उतना नहीं था जितना आपका 11th में बढ़ गया। सही बात है, ये आप सभी लोग जानते हैं कि 10वीं क्लास में आपके चैप्टर बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे, कम चैप्टर हुआ करते थे। और 10वीं से जो 11वीं में आपका ट्रांजिशन हुआ ना, ये ट्रांजिशन आप समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है जिंदगी में। ऐसा होता ना कई बार, आपको खुद लग रहा था कि यार हो तो रहा है, लेकिन ये नहीं समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है। 10वीं में कम सिलेबस था, 11वीं में एकदम से सिलेबस में इतना जंप आया और इतनी सारी चीजें हो गई, बहुत भयंकर सिलेबस आपका बढ़ गया। ये बात आप मानते हो? सभी लोग इस बात से एग्री करते होंगे कि हाँ सर, 10वीं क्लास में तो हमारा बहुत कम सिलेबस था, 11वीं में आते ही पता नहीं क्या हो गया, सभी सब्जेक्ट में इतना इतना सिलेबस बढ़ गया। तो 10वीं से 11वीं में आपका भी ट्रांजिशन हुआ भाई। आप भी बायोलॉजिकल ग्रो किए, 10th से 11th में आए, आप एकदम से बड़ा महसूस करने लगे अपने आप को कि यार हम बड़े हो गए। ऐसा लगता है भाई 11वीं में जब हम आ जाते हैं तो सबको ही लगता है, हमको भी लगता था। लेकिन जो सिलेबस चेंज हुआ उसकी वजह से हम वो माइंडसेट अपना डेवलप नहीं कर पाए और उस वजह से काफी चीजें हमारी छूट गई। शुरू शुरू में बहुत जोश था, लेकिन धीमे धीमे आपकी सारी चीजें छूटती चली गई और एंड में आपको ऐसा लग रहा था कि यार 11th बर्बाद हो गया, जबकि ऐसा नहीं हुआ। कैसे, आइए जरा समझते हैं। अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, अगर मैं इस लाइन को आपको समझाऊं कि भाई साहब ये लाइन जो है, आप यहां खड़े थे 11th में, आप 11th में यहां खड़े थे और ये आपका गोल है, ठीक है। ये आपका एंड पॉइंट है, जिंदगी का एंड नहीं है। अगर हम एक एग्जाम की बात करें, सपोज आप जेई आपका टारगेट हो, आपका टारगेट नीट हो या कोई भी एग्जाम हो, जो भी आपका टारगेट है ना, इवन बोर्ड ही क्यों ना हो, है ना, जो भी आपका टारगेट है, अगर मैं उस जगह पर खड़ा हूं तो आपकी शुरुआत कहां से हुई थी? आप 11th आपने यहां से शुरू करी। और अगर देखा जाए तो दो पोर्शन में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस डिवाइडेड रहता है। जैसे 11th क्लास की हम बात करें, लगभग 40 से 45% में, अपर लिमिट 45% मान लेता हूं, ये 11th की थी। ये टोटली 11th की लिमिट थी आपकी, ये 11th का पूरा परसेंटेज था। और 55% आपका 12th का, जो कि अभी बचा है। लेकिन अभी आपको अपनी शक्तियों का अंदाजा नहीं है, जो मैं शक्तियां आपको आपकी याद दिलाने आया हूं कि 55% मत खराब करो। अभी आपका 55% है ना, इसको खराब नहीं करना है। और यहां 45% ऐसा नहीं है कि आपका पूरा ही खराब है। 45% ऐसा नहीं है कि आपका पूरा ही खराब है, ऐसा है क्या? नहीं है ना, कुछ तो आता होगा, कुछ तो पड़ा होगा। चलो सबसे कम मान के 10% चल लो। 10% अगर आपको यहां से आता है, अगर 10% भी यहां से आता है, 12th आपके हाथ में है, 12th आपके हाथ में है, उसको अच्छा करना है। डे वन से कंसिस्टेंट रहना है। जहां भी आप पढ़ रहे हो, जिस भी बैच में पढ़ रहे हो, जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, कहीं भी आप पढ़ रहे हो, आपको 12th पकड़ के रखनी है।
अगर आप 12th में भी 11th जैसी हरकतें करोगे तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। पढ़ना तुम्हें खुद है, मेहनत तुम्हें खुद करनी है। तो ध्यान रखना, ये 55% हमें नहीं खोना है। अगर आप ऐसा करते हो तो 55% आपका ये हो गया, और अगर मैं ये मान के चलूं कि 10% आपका यहां से, तो 65% आपका आपके हाथ में है, आपका आपके हाथ में है 65%। तो 65% सिलेबस तो आप पकड़ के रखे हुए हो ना भाई। 10% तो आता होगा 11th का, 12वीं का आप स्टार्ट करने जा रहे हो, तो अब झटका लगा है आपको जिंदगी में 11th में, तो अब आप सुधर जाओ और 55% सही करो। 55% आपका सही होना चाहिए। और अगर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें ना, 70, 75, 80% सिलेबस तक भी अगर आप करके ले गए ना, तो आप उस जगह खड़े होगे जो आपका लक्ष्य है। आपको लक्ष्य मिल जाएगा आपका। इसका मतलब यह है कि हमें 65% से ज्यादा 15% और ऐड करना है इसमें, तो हम पहुंच गए 80% की लिमिट में। यानी कि आपका काम हो चुका है, आपका काम हो चुका है भाई। अब अगर आप और आगे चलते हो तो बहुत अच्छी बात है, 100% कर लो। हम तो यही चाहेंगे कि भाई 100% कर लो। लेकिन अगर देखा जाए जिंदगी में, जब आप 12th क्लास में जाओगे तो उतार चढ़ाव भी आएंगे, है ना। तो उन सब चीजों का फैक्टर भी मैं मान के चल रहा हूं। तो मैं ये मान के चलता हूं कि 80% तो कर लोगे ना। तो 80% अगर तुमने सिलेबस कवर कर लिया, इसका मतलब आप एग्जाम क्वालिफाई कर ले जाओगे। तो सर क्या करना है इसके लिए? गणित तो हमने समझा दिया आपको। अब करना क्या है आपको? 12th क्लास का डे 1 से आपको कंसिस्टेंट रहना है। डे 1 से जितने भी घंटे आप पढ़ते हो उसमें 2 से 3 घंटा ऐड कर लो एडिशनल 11th का। क्यों? जो पुराने पाप किए हैं उनको धोना भी है भाई। 11th का जो आपका बैकलॉग पड़ा हुआ है उसको कवर भी करना है। तो सर इसको कैसे करें? आइए जरा उस चीज को भी समझते हैं। आपकी 6 घंटे की स्टडी जो है वो क्लास 12th की होनी चाहिए। 6 घंटे क्लास 12th की होनी चाहिए। और मैं मिनिमम मान के चलूं कि 2 घंटे आप 11th को दे दो, 2 घंटे आप 11th क्लास को दे दो। 12th आप अच्छे से करते रहो। और अगर 12th आपने अच्छे से कर ली, इसका मतलब 12th के बोर्ड में आपके 90%, 95% बन जाएंगे। अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटी फॉलो कर ली तो बन जाएंगे आपके। या आप किसी और स्टेट बोर्ड से हो तो जो स्टेट बोर्ड की बुक्स होती हैं वो भी पढ़ ली तो हो जाएगा काम। बस 12th क्लास में समय खराब मत करना, बोर्ड भी है हमारे और हमें सिलेक्ट भी होना है। 12th में ही सिलेक्ट होना बहुत जरूरी है आपके लिए। क्यों जबरदस्ती 1 साल का ड्रॉप लो? आपके पास समय है ना, आपके पास टाइम है। अभी से सुधर जाओ, अभी से कंसिस्टेंट हो जाओ। टारगेट बना लो कि 12वीं में मुझे सिलेक्ट होना ही होना है। ठीक है? तो क्लास 12th अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हो तो 2 घंटे आपको सिर्फ क्लास 11th को देने हैं। और इन 2 घंटों को कैसे यूज करना है वो देख लेते हैं अपन। आप इन 11th के टॉपिक्स को वन शॉट से रिवाइज कर सकते हो, वन शॉट से आप कवर कर सकते हो। मान लो वन शॉट आपका 6 घंटे या 7 घंटे या 8 घंटे का है सपोज, तो आप उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लो 2-2 घंटे के। जैसे 6 घंटे का एक वन शॉट है तो 2-2 घंटे में आप कवर कर लो उसको और रेगुलर पढ़ो। सर कैसे पढ़ें? थोड़ा टाइम टेबल टाइप का आइडिया दे देते तो हम फॉलो कर लेते हैं। यही सोच रहे हो ना? बिल्कुल बता देते हैं। महीने में अगर मैं ऑन एन एवरेज 30 दिन मान के चलता हूं ना, अब ये मत कहना सर कई 31 के होते, कई 28 के होते, 30 मान के चल रहे हैं मैं ना। तो अगर 30 डेज को मैं डिवाइड करूं, 30 डेज को अगर मैं डिवाइड करूं तो 30 डेज के आप स्लॉट बना लो 6-6 दिन वाले। ठीक है? 6-6 दिन वाले आप स्लॉट बना लो। और ये 6 डेज के जो स्लॉट होंगे वो किसके होंगे वो देखेंगे जरा हम। 6-6 दिन के आप स्लॉट बना लो। आप उसमें ये करो कि भाई 6 डेज मुझे फिजिक्स कवर करनी है, केमिस्ट्री कवर करनी है, मैथ्स या बायो कवर करनी है। ठीक? फिर फिजिक्स कवर करनी है, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो। इस तरीके से साइकिल बन जाएगी आपकी, है ना। इसका मतलब ये है कि आप उसको ऐसा भी कर सकते हो भाई, कई टैलेंटेड लोग भी होते हैं कि हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एक साथ करना चाहते हैं एक ही वीक में। तो 2-2 घंटे में जो आप कर रहे हो, मंडे को आपने फिजिक्स के 2 घंटे कर लिए, ट्यूसडे को आपने केमिस्ट्री के कर लिए, वेडनेसडे को आपने मैथ्स या बायो के कर लिए, एंड सो ऑन। इस तरीके से आप रोटेशन अल्टरनेट भी चल सकते हो। या आपकी इच्छा है कि नहीं सर हम इस हफ्ते में ये चैप्टर कवर करना चाहते हैं तो वो कवर कर लो। तो ये 2 घंटे अगर आप लगाते हो तो मुझे लगता है कि आप 30 दिन में 5 चैप्टर तो कवर कर ही लोगे। और ऐसा आपको स्टार्टिंग से ही करना है। ऐसा नहीं कि हम जाग रहे हैं दिसंबर में कि सर अब बता दो अब हम कर लेंगे। जो इंसान अभी बताने पे नहीं कर रहा है ना,
तो कोई गारंटी नहीं है कि दिसंबर जनवरी में बताएंगे तो कर लेगा। डे 1 से शुरू करना है। 12th क्लास का डे 1 जब चालू होता है ना, उसी समय आपके जो स्टडी टेबल है उसके सामने लिखा होना चाहिए मेरा सिलेक्शन होगा। इतना कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए और उसी को बार बार देखना है। और डे 1 पे जो आप शपथ लेते हो ना कि मैं तो सिलेक्ट होके ही रहूंगा, तो उसको डे लास्ट तक भी रखना। लास्ट डे तक भी अगर आप उसी चीज को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करते हो ना, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई नहीं रोक सकता। आपका सिलेक्शन आप ही की वजह से रुका है, किसी और की वजह से नहीं रुका है। आप अपनी बेड़ियों को तोड़ो और आगे बढ़ो, यही जीवन का सार है ना। तो 11th क्लास आप इस तरीके से कवर कर सकते हो। और क्लास 12th जो भी आपका रेगुलर बैच चल रहा हो, जहां भी आप पढ़ रहे हो, जिससे भी आप पढ़ रहे हो, जो भी रेगुलर बैच चल रहा हो, आपको बिल्कुल शिद्दत के साथ उन्हें फॉलो करना है। आपको बिल्कुल शिद्दत के साथ उन्हें फॉलो करना है, जहां भी आप पढ़ रहे हो, XYZ, ऑनलाइन ऑफलाइन, कोई भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हो, बिल्कुल शिद्दत से फॉलो करना है। क्योंकि टीचर अपनी तरफ से पूरी दम लगाता है कि यार हमारे बच्चे सिलेक्ट हों। टीचर, घर वाले, डॉक्टर और वकील, ये 4 लोगों से कभी झूठ मत बोलना जीवन में। और यही 4 लोग आपके लिए कुछ अच्छा करके देखा जाएंगे, है ना। यही आप लोगों की हेल्प करेंगे। तो इसलिए अभी आपके सामने क्या है, जहां भी आप पढ़ रहे हो आप शिद्दत के साथ फॉलो करो। सर या मैम जैसे भी समझा रहे हैं आपको बिल्कुल समझो सारी चीजें। डाउट जो आ रहे हैं वो बिल्कुल पूछो। डाउट पूछने में कभी मत घबराओ कि यार हमारे क्लास में जो पैरेलली हमारे साथ बैठा है वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा। कई बार आपका डाउट पूरी क्लास का डाउट होता है, उसी झिझक में हम नहीं पूछ पाते हैं, फिर वो डाउट बनते बनते कहानी खत्म कर देता है। फिर उस टाइप का कोई भी सवाल आपसे बनता ही नहीं है फिर। तो इसलिए डाउट पूछें। जो भी फॉलो करवाया जा रहा है, जिस भी जगह आप पढ़ रहे हो उसको फॉलो करें। क्योंकि सभी लोगों को पता है कि जेई, नीट या जिस भी टाइप के एग्जाम है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे हमें प्रैक्टिस करानी है बच्चों को, कैसे हमें थ्योरी डिलीवर करनी है, वो सब जानते हैं। तो आपको बिल्कुल फॉलो करना है, ठीक है। तो 12th क्लास का रेगुलर बैच जहां भी आप पढ़ रहे हो बिल्कुल आप उसको फॉलो करें और 12th क्लास को खराब ना होने दें। और 11th की बात मैंने बता दी आपको, इस तरीके से आप डिवाइड कर लें, 1 शॉट लेक्चर से आप 11th कवर कर सकते हैं। हम 11th को लास्ट में भी डाल देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि यार नवंबर दिसंबर में 11th रिवाइज कराएंगे, तो वो तो आपके सर या आपके मैम या फिर आप जहां पढ़ रहे हो वो कराएंगे ना। आप क्या करोगे, सबसे बेहतरीन चीज जो होती है ना वो ये होती है आपने अपनी तरफ से क्या इनपुट डाला। पेपर आपको देना है, सिलेक्शन आपका होगा, नाम आपका होना है, जलवे आपके होंगे, रिश्तेदार आपके जलेंगे, तो मेहनत भी तो आपको करनी पड़ेगी। मेहनत भी तो आपको करनी पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि अपनी तरफ से आप प्रयास करो, अपनी तरफ से आप दम लगाओ कि 11th मुझे खुद ही सही करनी है। जो कराएगा वो तो कराएगा ही, वो तो हम तब रिवाइज कर लेंगे। या जिनको लगता है कि नहीं हमारी 11th बहुत अच्छी है और हमने तो फोड़ दिया एकदम, स्कूल एग्जाम में हम टॉप कर गए हैं, वो कहीं ये गलती ना करें कि हम बाद में पढ़ेंगे। क्यों, उनको 11th आती है, ऐसा नहीं। उनको भी 11th पढ़ना जरूरी है। क्यों, रिवाइज हो जाएगा ना आपका। और रिवीजन जितनी बार हो उतना अच्छा है। रिवीजन से कब किसका घाटा हुआ बताओ, क्या कभी रिवाइज करने से किसी का घाटा हुआ है? तो रिवाइज तो जितनी बार करो उतना अच्छा है, बार बार चीजें रिकॉल होना चालू हो जाएंगी। तो जिनकी 11th अच्छी भी है उनको भी फॉलो करना है। 11th क्लास अच्छे से रिवाइज करते हुए चलना है आपको अपनी तरफ से। तरीका मैंने बता दिया है। सर अगर हमें 1 शॉट लेक्चर नहीं देखने तो क्या करें? बिल्कुल आपके क्लास के नोट्स हैं। कई लोग होते हैं कि हमको तो सर कॉपी से ही समझ आता है, ठीक है, क्लास के नोट्स हैं आपके पास, क्लास के नोट्स रिवाइज करो। जहां भी आप पढ़े थे 11th में, क्लास के नोट्स रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ऐसा तो है नहीं कि कोई मास्टर सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ाता, क्वेश्चन कोई नहीं कराता, कराते होंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन कर लो, PYQ कर लो, थ्योरी को रिवाइज कर लो। समझ रहे हो बात को? तो ये कहानी है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। बस आपके दिमाग में मेंटल टेंशन आ गया है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार 11th खराब हो चुकी है। कोई 11th खराब नहीं हुई आपकी। आपको जरूरत है बस 2 घंटे की, और इतना तो आप दे ही सकते हो ना, अपना भविष्य बनाने बैठे हो यार। इतना तो दे दो, इतनी मेहनत तो कर लो। जीवन में एक बार ही करनी होती इतनी मेहनत, आगे फिर उतनी ज्यादा नहीं करनी होती है। इस टाइम पे बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है। अब आप बोलोगे सर आगे मेहनत नहीं करनी है, करनी होती है, लेकिन आपका मेंटल लेवल उतना बढ़ जाता है कि आप आसानी से काम को कर लेते हो। लेकिन ये जो 10th से 11th और 12th वाली जो चीजें होती है ना, इधर ट्रांजिशन बहुत ज्यादा गैप होता है। आगे इवन कॉलेज में भी इतना गैप नहीं दिखता आपको। ये जो ट्रांजिशन था ना, इस ट्रांजिशन में आप ट्रैप हो गए थे 10th से 11th। और ऐसा है नहीं कि आप ही के साथ हुआ, ऐसा नहीं कि आप ही के साथ हुआ है, ये सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ है।
हर एक सर के साथ, हर एक मैडम के साथ ये हो रखा है कि 10th से 11th में आए थे तो यार बड़ा मतलब टेंशन सा हो गया था जीवन में। तो इसलिए अभी भी समय है, सुधर जाओ, पढ़ाई लिखाई स्टार्ट कर दो। और जितने भी 11th में, जब बड़े हुए हम 11th में आए, दोस्त यार भी बन गए थे हमारे, है ना, हमने घूमना फिरना भी चालू कर दिया था, हमने हॉस्टलों के चक्कर लगाना भी चालू कर दिए थे, हम इधर भी घूमते थे उधर भी घूमते थे, ये सब बंद कर दो अब। एक साल, एक साल, बस एक साल है आपके पास, इतनी मेहनत कर लो, इतनी मेहनत कर लो कि आगे आपको याद रहे कि हाँ हमने तैयारी के टाइम पे मेहनत की थी। यही मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ। रिजल्ट की चिंता तुम्हें थोड़ी करनी है, वो तुम्हारे हाथ में है क्या रिजल्ट, कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, वो तुम्हारे हाथ में है क्या, पेपर तुम्हारे हाथ में है क्या, नहीं ना। तुम्हारे हाथ में क्या है, कंट्रोलेबल्स। क्या होते हैं कंट्रोलेबल्स, आपके हाथ में पढ़ाई, ये है कंट्रोलेबल। आप अपना कर्म करो, कर्म करना है बस आपको, आपके हाथ में पढ़ाई है, पढ़ाई करो बस, बाकी टेंशन कुछ मत लो। जितनी पढ़ाई अभी इस समय कर लोगे आप, आगे आने वाले समय में आप हमेशा बाकी लोगों से आगे रहोगे। और ये बहुत बढ़िया चीज है कि आज के दिन हम ये बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको पेपर देना नेक्स्ट ईयर, इतना सारा टाइम है आपके पास। सोचने को तो लगेगा इतना सारा भी है और इतना कम भी है, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत टाइम है, सच में देखा जाए तो बहुत टाइम है। अब आप अभी से चालू करोगे ना, आज से भी स्टार्ट कर दोगे ना आप, तो भी आपके पास बहुत टाइम है। ऐसा नहीं कि सर 2-4 दिन बाद शुरू करें, तब भी आपके पास टाइम है, लेकिन जब भी शुरू कर रहे हो ना, एकदम लग जाना, भिड़ जाना एकदम। अगर आप इस समय मेहनत नहीं कर पाए ना, तो आगे आने वाले समय जिंदगी में कुछ कर भी नहीं पाओगे। क्यों, अगर आप इस समय, जो कि आपका भविष्य निर्धारित करता है ये चीज, ये एग्जाम्स, भाई अगर किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, तो भाई वो तो सोचेगा ना कि मुझे सिलेक्ट होना है। या तो आपको कुछ और बनना हो, या तो सिंगर बनना हो, या गिटार बजाना हो, या कुछ भी करना हो, करो बिल्कुल, अपनी हॉबी को फॉलो करो, फिर यहां मत बैठो, इसमें फंस के कुछ नहीं होगा। अगर आप मुझे सुन रहे हो, मुझे देख रहे हो, तो मैं क्या कह रहा हूं उसका एकदम सही मतलब निकालना। उसका मतलब यह है कि जिसके अंदर इच्छा है कि मुझे इंजीनियर बनना है अच्छे कॉलेज से, मुझे डॉक्टर बनना है अच्छे कॉलेज से, या मुझे कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम अच्छे कॉलेज से देना है, अच्छे कॉलेज से निकाल के पहुंचना है वहां पर, तो उसके लिए मैं बात कर रहा हूं। या जिसकी कुछ और हॉबी है वो करो फॉलो, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं ना कि पढ़ाई से ही सक्सेसफुल हो जाओगे, और भी चीज करके भी लोग सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं जिनको इंजीनियर या डॉक्टर या कुछ और बनना है, कुछ और मतलब अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, तो ये कहानी थी पूरी। तो आप बिल्कुल फाइनल समरी ये है आज का जो आपके सामने वीडियो आया है, कि 11th क्लास आपकी बर्बाद नहीं हुई थी, आपको ऐसा लग रहा था, और अभी भी समय बचा है। आप 2 घंटे एक्स्ट्रा डेली निकालोगे तो आप सिलेक्ट हो जाओगे, आपका 11th भी कवर हो जाएगा अच्छे से। 12th को मत छोड़ना, 12th को आप पकड़े रहना। ठीक है, चलो बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।